गुड इवनिंग व्यूअर्स। मेरा नाम चित्कर्ष है। मैं हूँ आज नेपाल में। मेरे साथ है सौरभ जी जो कि समर्पण फाउंडेशन का डायरेक्टर। तो सर, आपको स्वागत करता हूँ आप हमारे चैनल में। हाँ, थैंक यू। मेरा नाम सौरभ पांडे है। मैं अभी बैचलर फोर्थ ईयर रनिंग पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी मैं हाल ये समर्पण रिहैबिलिटेशन सेंटर एज एन फाउंडर एंड एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यहाँ पर काम कर रहा हूँ सिंस 2 इयर्स। ओके सर, थैंक यू। जैसे कि आप ये बता सकते हैं ये सब्सटेंसेस के अंडर आप कैसे आ चुके हैं, यानी कि आपका जर्नी कैसे था? मेरा ये ड्रग्स जो मैंने लिया है वो अराउंड 10 इयर्स बैक जब मैं 10 क्लास में पढ़ाई कर रहा था, 10th में, तब पहली बार मैंने वो जो स्मोकिंग होता है ना, वो जो सिगरेट होता है ना, वो यहाँ पर एक ही जगह पर वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिगरेट मिलते थे क्या, वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर करके नाम था। और वहाँ पर जब मैं पहली बार मैं अपना सिगरेट जो भी वो खरीदने गया था, उसके बाद मेरे को एक वो क्यूरिसिटी था ना कि होता क्या है, जो इसके पीने के बाद मेरे जो बड़े बड़े भाई भाई लोग होते हैं वो पीते थे, पर उनके पीने के बाद जो उनका जो कॉन्फिडेंट होता था ना, मैं उससे बहुत अट्रैक्ट होता था क्या, जो लंबे बाल बाल रखते थे, जो भी उनका हेयर स्टाइल, जो उनका चलने का स्टाइल था, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता था ना। वो एक नेगेटिव क्यूरिसिटी जो मेरे को अभी लगता है नहीं रखनी चाहिए थी, पर उस वक्त तक मेरा क्या हो गया था, मैं वो जैसे भी करके वो अपने माँ बाप से लुका छुपा के वो सिगरेट पीने लग गया था। सिंस 2-3 इयर्स आफ्टर दैट म चाहिँ स्लोली मेरा पढ़ाई भी डामाडोल होने लगा, मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया। उसके बाद जो फैमिली रिलेशनशिप, जो फाइनेंशियल क्राइसिस, उ उसके बाद 6 इयर्स तक मेरा बस सफरिंग ही चलता रहा। मैं बस सुबह उठता था, उसके बाद जो भी मैं सब्सटेंस यूज़ करता था, किसी से झूठ बोल के और कहीं पे चोरी करना होता था, तो मेरे को वो फुल कॉन्फिडेंट आ जाता था ना, बिकॉज़ जो मैं सब्सटेंस यूज़ करता था, उससे एक वो नेगेटिव कॉन्फिडेंट मेरे को आ जाता था, तो मैं जो भी करता हुआ अगर कहीं पे चोरी करना है, किसी को झूठ बोलना है, किसी को लूटना है, तो मैं ईज़िली वो सब कॉन्फिडेंट वो सब्सटेंस की वज़ह से मेरे अंदर आ जाता था। और स्लोली जब मैं 6 इयर्स वो केमिकल सब्सटेंस मैंने यूज़ किया, उसके बाद मेरे फैमिली को लगा अब ये खत्म हो जाएगा। अब मेरे बेटे को मैं बचा नहीं पाऊँगा बोलकर मेरी अम्मी दिन-रात रोती थी क्या मेरे सामने। तू जैसे भी होगा ये सब्सटेंस से बाहर आ जा बेटा, तू मर जाएगा। पर वो डिपेंडेंसी इतना हाई हो चुका था क्या, मेरे अंदर एक बिलीफ सिस्टम कैसे आ गया था कि मैं मरूँगा तो खाकर मरूँगा, मैं जीऊँगा तो खाकर जीऊँगा, और ड्रग्स के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। मेरा ये जीवन मैं सिर्फ़ ड्रग्स खाने के लिए बना हूँ, वैसा एक बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर ग्रो होता जा रहा था क्या। सो जब मैं 5 इयर्स बैक जब मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुँचा, उसके बाद मैं एकदम हैलोजिनेट हो गया था क्या, आज कौन-सा दिन है, अभी कितना समय हो रहा है। तो 2-3 दिन तक उन्होंने मेरे को बाँध कर रखा रिहैबिलिटेशन सेंटर में। और ये बात बोलनी चाहिए या नहीं, पर वो बहुत मारते भी थे क्या, बिकॉज़ मेरा वो कंडीशन वैसा हो गया था ना, अगर वो लोग मेरे को नहीं मारते तो मैं अपना सर पटक देता, कहीं इलेक्ट्रिक वायर पे मैं झुंडी देता, अपने आप को सुसाइड कमिट कर लेता। इसीलिए वो प्रिवेंटिव मेजर के लिए उन्होंने मेरे को बाँध कर बहुत पिटाई किया लगभग 5-6 दिन तक। उसके बाद जब मैं होश में आया, जब ये ड्रग्स के बिना भी हम जी सकते हैं, एक लाइफ है। और ये रिहैबिलिटेशन सेंटर ने सबसे अच्छी बात मुझे सिखाई कि लिविंग इन लाइफ टर्म्स। सो उसके बाद कुछ वो होता है ना, वो ओपन माइंड हो गया है ना, मेरे माँ-बाप भी है, म मेरे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और मेरे को ये लाइफ में कुछ करके दिखाना है, मेरा भी कुछ एग्जिस्टेंस है इस लाइफ के अंदर, उसके बाद रियलाइज़ेशन होगा। सो अराउंड 4 मंथ में रिहैबिलिटेशन सेंटर पे रहा। उसके बाद जब मैं बाहर आया ना, तो एक दूसरी दुनिया थी क्या वहाँ पर। और उसके बाद मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रह गया था क्या, मेरे पास भी बहुत बड़ी एक ट्रस्ट इश्यू आ गई थी। किसी के साथ मिलता था तो मेरे मेरे को ऐसा लगता था ये आदमी मेरे ही बारे में बात करेगा, अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? उस समय तुमने ये किया था बोल के कोई मुझे बोल पाएगा, इसलिए मैं अपने आप को आइसोलेट करके रखता था क्या। जब 1 साल हो गया उसके बाद मेरा जी किया,
मुझे कुछ करना है इसी फील्ड में। जैसे मेरे माँ-बाप ने तकलीफ झेली है, वैसे बहुत हमारे सोसाइटी में भी माँ-बाप है, जो अभी भी उस दौर से गुज़र रहे हैं। तो मेरे को जब मैं अपनी अम्मी को देखता था ना, तब वो दिन मेरे को याद दिलाते थे क्या, जब मेरी अम्मी रोती थी। सो मैं इसी फील्ड में कुछ करना करना चाहता था। सो आफ्टर 2 इयर्स उसके बाद मुझे आइडिया आया, कुछ ना कुछ हमें इसी रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसी फील्ड के अंदर कुछ करना चाहिए। तो हम 4 4 लोग हैं अभी यहाँ से जो फाउंडर हैं, हम ये चलाते हैं। सो अभी 3 लोगों से मेरी बात हो गई कि हम कुछ ना कुछ करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को, और जो लोग अभी भी सफरिंग में हैं, जो लोग अभी भी केमिकल सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। तो एक टीम फॉर्म हुआ, उसके बाद हमने एक छोटा-सा घर लिया, उसके अंदर मेरे को क्या लगता था मैं ये डील कर पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। ट्रीटमेंट लेना और ट्रीटमेंट देना, ये 2 बहुत बड़ी डिफरेंसेस होती है ना। सो मैं कैपेबल हूँ कि नहीं इसके अंदर। और मैंने पहले दिन वो जो जो भी डॉक्यूमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है, वो मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद अब मुझको जी, हाँ, जो वो क्लाइंट होते हैं ना, मैं कैसे कन्विंस कर पाऊँगा फैमिली को, कैसे बात करूँगा? क्योंकि जी, अगर कोई आदमी मेरे से ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो वो पहले मैं कैसा हूँ वो देखते हैं क्या फैमिली लोग? ये जी, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, इसका ड्रेसिंग लगाने का सेंस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये खुद तो पीता नहीं है। तो एक बार मैंने इसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम करते-करते किसी ने मेरी अम्मी को क्या बता दिया, तुम्हारा लड़का तो अभी भी पी रहा है, वो तो अभी सुधार केंद्र के अंदर ही पी कर बैठा है। तो मेरी अम्मी फिर मेरे को मिलती है, वो रोने लग गई, तू तो बेटा अभी भी पी रहा है, बहुत लोगों ने मेरे से बताया, तू ऐसा क्यों करता है, अभी तू तो रिहैब में काम कर रहा है, तू अभी क्यों पीता है, बोल के मेरी अम्मी मुझसे बहुत रोई क्या। बट मेरे अंदर वो एक क्या चीज़ थी, मैं किसी भी पीपल, प्लेस और थिंग्स को चेंज नहीं कर सकता। जी, आई हैव टू एक्सेप्ट ईच ऑब्जेक्ट। अगर ये गिलास है तो इसे मैं गिलास ही तरह मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो मैंने अम्मी को बताया, मैं आजकल जो समय में सोता हूँ, जिस समय में उठता हूँ, मेरा बिहेवियर, आपने मेरे को जन्म दिया है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मेरा बेटा कैसा है अभी। दूसरे की वजह से तुम अपने आप को सफ़र हो रहे हैं, तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई अम्मी। आप ऐसा काम कीजिए, मैं आपको भी समय दूँगा, आज मैं 24 घंटे आपके सामने ही बैठूँगा, बोलकर अपनी अम्मी को समझाया। उसके बाद अपना काम फिर से चालू किया। और उस वक़्त 2 साल पहले हमारे पास इतना ये बड़ा घर भी नहीं था। एक छोटी-सी जगह पर मैं खुद डिश वॉश भी करता था, मैं खुद उन लोगों का लुगा भी धोता था, मैं खुद खाना भी प पकाता था। मुझे इस फील्ड में कुछ करना था क्या? उसके बाद फैमिली आते गए, फैमिली हमसे मिलते गए, फैमिली से बात करना सीखा, कैसे कन्विंस करते हैं, ये रिकवरी होता क्या है? उसके बाद स्लोली-स्लोली हम ग्रो होते गए। सो अभी अ, हम जो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं, ये अभी ये फार वेस्ट रीजन में सबसे बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया है ना। सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ, अराउंड 95 टू 100 लोग अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सो उनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर हमने सुबह से लेके शाम तक एक डेली रूटीन बनाया हुआ है। जैसे सुबह वो 6 बजे उठते हैं, 6 बजे से 8 बजे तक उनका मेडिटेशन या एक्सरसाइज होता है। उसके बाद 8 बजे वो लोग अपना जो भी नाश्ता है वो नाश्ता लेते हैं। उसके बाद 9 बजता है तो 9 बजे वो उन लोग अपना हेल्थ एंड हाइजीन जो जिन जिस जगह पर वो रहते हैं, जहाँ पर टॉयलेट है, वो सब साफ-सफाई करते हैं। उसके बाद 10 बजे तक उनका वो रिकवरी रिलेटेड क्लास होता है ना। सो रिकवरी में कैसे आया जा सकता है, वो टिप्स क्या है, वो टूल्स क्या है, जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जिस रास्ते पर मैं चल के अभी अभी मैं अराउंड 5 साल होने लग गए ना मैं क्लीन हुआ। 4 साल 9 महीने तक मैं क्लीन हूँ अभी। तो ये जर्नी मैंने कैसे पार किया, और रिकवरी के लिए जैसे मैं 2-3 अभी बेसिक टूल्स जो क्लास में पढ़ाता हूँ, जैसे अवॉइड बैड सर्कल हो गया, हाँ, जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है, जो ये लिविंग इन लाइफ इन यहाँ पर ड्यूटी बैठ के उसके बाद ये कैसे ये रूटीन फॉलो करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक अभी वो थेरेपी कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये लव एंड केयर कॉन्सेप्ट है ना। तो मैं पर्सनली जहाँ से क्लाइंट से बात करता हूँ, क्या तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम लोगों को
कुछ भी कुछ भी तकलीफ हो, अगर तुम्हारे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तुम्हें वो नेगेटिव थॉट कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो हमसे डील कीजिए 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से। और क्लास में जाके हम वो 4 यहाँ के डायरेक्टर 4 लोग हैं, 4 लोग, एक एक जना संडे, एक जना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करके हम लोग यहाँ पर क्लास लेने लग गए। उसके बाद जो इन्वायरमेंट रिकवरी का बनाना यहाँ पर, वो एक प्रकार से मैं बोलता हूँ एक मिरेकल ही हो गया है। ये धनगढ़ी एरिया पे बहुत लोग, अभी कोई बैंक में जॉब कर रहे हैं रिकवरी लेकर, कोई कनाडा पहुंच गए, कोई ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। सो हमको एक वो अचीवमेंट मिल गया है ना, वो सब हम लोग अभी बहुत ही प्राउड फीलिंग्स कर रहे हैं ना। उसके बाद जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहा है, जो जिन फैमिली लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं ना, वो वो एक रेशियो बढ़ता जा रहा है क्या यहाँ पर। तो सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि पिछले एक पॉडकास्ट में हमारा गेस्ट ने बताया कि रफली इतना पेशेंस हमने ठीक किया। तो ऑन पेपर सब बता सकते हैं कि आपने कितना पेशेंस आपने ठीक किया आपके सेंटर से? एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर अप्रोक्सीमेटली अभी अराउंड 40 से 50 लोग, ज्यादा नहीं है, पर 40 से 50 लोग जो अभी भी अपना जो जीवन स्तर जिन्होंने हाई हाई करके एक रिकवरी में चल के हमसे कनेक्ट हैं अभी तक। कोई हफ्ते में 1 दिन हमको मिलने आते हैं, कोई महीने में 1 दिन मिलने आते हैं, कोई नेपाल में नहीं है, दूसरे कंट्री जाकर हमसे फ़ोन के मार्फत से कनेक्ट हैं। और अभी अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले हम लोगों ने 5 जने का एक ही दिन पे 1 साल का रिकवरी सेलिब्रेट किया है, यहीं पर। ठीक है? उसमें हमने जो यहाँ के गवर्नमेंट के चीफ है ना, जो जो पुलिस के चीफ है, जो गवर्नमेंट के चीफ है, उन सब लोगों को बुलाकर यहाँ पर एक फंक्शन किया था क्या, जिसके अंदर जो लोग 1 साल पहुंचे हुए हैं, उसके माताजी भी यहाँ पर शामिल थी क्या। ओके। सो इस तरह से हम जो ये रिकवरी यही रिहैब तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इसके बाहर जो सोसाइटी में भी अभी भी बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमको ये बोलते हैं, तुम कभी कभी तो अंदर मारते होगे ना, ये कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कभी कभी तो कुछ कुछ नशा तो दोगे ना अंदर। हमको ये क्वेश्चन रिपीटेडली फैमिली लोग पूछते जाते हैं क्या। सो मेरे उन लोगों को जवाब यही है, जिस दिन वो आदमी यहाँ पर भरना होता है, उस दिन वो खाकर आता है। उसके बाद उसका रिकवरी स्टार्ट होता है। अगर उसको शरीर में कोई तकलीफ है तो हम शरीर दबा देंगे, अगर उसको खाना नहीं रुच रहा है उसको जीवन जल पानी देंगे, अगर उसको अंदर बैठने का जी नहीं कर रहा है तो वो बाहर बैठेगा, अगर उसको कोई बात करनी है हमसे, वो इजीली एक्सेस कराया हुआ है। कोई यहाँ पर कोई कोई हेड कोई बिलो नहीं है ना, वी आर फैमिली। अराउंड यहाँ पर 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों का एक ही किचन पे खाना बनता है, जो वो लोग खाते हैं वही खाना हम भी खाते हैं। सो एक रिकवरी का माहौल बना हुआ है ना यहाँ पर। ओके सर, और आपको क्या लगा कि जैसे कि नेपाल क्षेत्र में किसी ने ये रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन नहीं किया या सुंदर संस्था ओपन नहीं किया, तो आपने ये बता दिया था कि आपके साथ जैसे कि एक्सपीरियंसेस हुआ था और आपका मदर के बारे में भी आपने शेयर किया। उसके अलावा कुछ अटके जैसे कि फेम, मनी, पैसा या रुतबा, उसके लिए आपने ये सेंटर ओपन किया? नहीं, ये मेरे को मेरी रिकवरी में भी ये बात मेरे को अच्छी तरह से पता है। कहीं पैसा, संपत्ति और प्रतिष्ठान मेरे रिकवरी को हैम्पर करेगा। ये बात बहुत पहले जब मैं रिहैब रहता था तब मेरे काउंसलर ने बताया था, ये 3 चीज़ जो तुम्हारे रिकवरी को बर्बाद कर देगा। सो जब मैं ये चीज़ अपने लाइफ पे लागू करूँगा, तभी मैं एक प्रॉपर मैसेज कैरी कर पाऊँगा। वो तो 3 चीज़ क्या है सर जिसको ना करने के लिए बोला गया आपका गुरुजी ने? हाँ, मेरे को सबसे सबसे बड़ी बात मेरे गुरुजी ने जो मेरे को गाइड करती थी, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोली थी कि अवॉइड बैड सर्कल। ओके। अवॉइड बैड सर्कल एंड जो ये कम्युनिकेशन का माध्यम होता है ना, जी। वो कम्युनिकेशन आपको हमेशा कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई थी, मेरा रिकवरी डिपेंड होगा किसी भी दूसरे लड़के जो अभी क्लीन है, जो अभी रिकवरी में है, उन लोगों पर निर्भर रहेगा मेरा रिकवरी। अगर मैं सिंगल हैंडेडली अपनी रिकवरी आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। एक टीम की जरूरत हो गई है ना, तो इसीलिए वो एक टुगेदर वी कैन का स्लोगन है। तो इसीलिए
मेरे रिकवरी किसी भी दूसरे जो अभी सुधार ले रहा है उन पे डिपेंड होता है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द डे, अभी आपका उम्र कितना है? मेरा मेरा अभी उम्र 26 इयर्स ओल्ड। तो ओके। हाँ, और मैं और एक और सवाल है हाँ इसी जी। सवाल के अंदर, 26 इयर्स है आपका उम्र, और कितने साल आपने ये सब्सटेंस से दूर है? मैं अभी 4 इयर्स एंड 9 मंथ और इस ये प्रश्न हर एक पॉडकास्टर के साथ मैं करता हूँ, तो आपके साथ भी मैं ये करना चाहता हूँ। क्या-क्या हासिल किया, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या-क्या हासिल किया? आप ये बता दीजिए। so so basically for now I'm living a new way of life. ओके। आई हैवंट इमेजिन कि मैं ये लाइफ पाऊंगा और मैं इस तरह से अपना लाइफ बिता पाऊंगा, जो मैं एक फाइनेंशियली घर पे सपोर्ट कर रहा हूँ, जो इमोशनली जो कनेक्शन होती है ना। अभी कुछ भी मेरे घर के अंदर कुछ भी चीज की जरूरत पड़ती है और कुछ भी खरीदना पड़ता है तो मेरे को पहले फोन आती है क्या, सौरभ आज हम ये चीज खरीद पाएंगे, और ये चीज की बजाय इस चीज में कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है ये आप हमको बता दो, बोल के एक जो ट्रस्ट गेन किया है ना। अभी मैं 2 दिन 3 दिन तक भी घर ना जाऊं ना तो मेरे को कॉल नहीं आता क्या, कि मेरे माँ बाप इतना ट्रस्ट करते हैं कि मेरा बेटा अच्छे रास्ते पर चल रहा है अभी। तो एक ट्रस्ट गेन किया। और जो भी अभी यंगस्टर है जो अभी अभी ये नशे के लत में है ना, बहुत ऐसे मैंने अभी यंगस्टर देखता हूँ क्या, वो क्लास 6 में पढ़ते हुए 7 में पढ़ते हुए वो एक एकदम नशा के धुंध में रहते हैं क्या। अभी शुरू शुरू में उसका वो बॉडी जो नशा को एंजॉय कर रहा है क्या, सो स्लोली उसका जो फैमिली रेपुटेशन है, जो उसका एग्जिस्टेंस है, जो उसका हेल्थ कंडीशन है, वो स्लोली स्लोली बिगड़ता जाएगा क्या। सो आखिरी बात जो मैं यंगस्टर को बोलना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये है कि बी हाई ऑन लाइफ, बी हाई विथ योर फैमिली। सो जो ये ड्रग्स है इसने मेरा आधा जिंदगी बर्बाद कर दिया है। आप जैसे भी हो सकते हैं, अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम है, अगर लत लग गई है तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट में आ सकते हैं, बट से नो टू ड्रग्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। सर ये प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ, फैमिली वाइज सोसाइटी वाइज आपने तो बता दिया, लेकिन बैंक बैलेंस आप नहीं बताया। नहीं नहीं, बैंक बैलेंस भी ठीक है, भगवान की कृपा से मैं अभी बहुत स्टेबल हूँ, बिकॉज मेरा कोई खर्चा नहीं है ना, मैं रहता यहीं पर हूँ। अभी 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 मैं 24 आवर ड्यूटी में हूँ, मैं कल सुबह घर जाऊंगा, और घर जाते हुए मेरी मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होती है क्या, मैं घर पे खाना खाता हूँ, मैं कोई क्लब में नहीं जाता, मैं कोई जुआ नहीं खेलता। जी। मैं हाँ, तो इसी तरह से मेरा खर्चा एकदम कम है ना, वही पेट्रोल है और ये मोबाइल भी अभी सभी जगह पर वाईफाई हो जाता है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है ना। सो आई एम हैप्पी विथ माय बैंक बैलेंस, मेरा अच्छा ठीक है, अभी अच्छा ही चल रहा है। ओके सर, आप हमारा व्यूवर्स को बता दीजिए, यदि कोई इंडिया से आके यहाँ इलाज लेना चाह रहा है, हम्म, तो मैं आज ही इंडिया इंडिया से नेपाल आया हूँ, हाँ ठीक है। सिर्फ मेरा आधार कार्ड शो करके। ठीक है। तो ये रहा डॉक्यूमेंट, तो नंबर्स भी फ्लैश नहीं करना चाहता हूँ, तो ये रहा मेरा आधार कार्ड दिखा के मैं आया हूँ। और उसके बाद है ना सर, आप ये बता दीजिए जैसे कि कुछ करेंसी के बारे में भी इन्फॉर्म कर दीजिए, जैसे कि ये इंडिया का 100 रुपए का नोट है। हाँ। कैमरामैन जरा सामने आ जाइए प्लीज, ये 100 रुपए का इंडिया का नोट है। हाँ। और ये हमारा नेपाली करेंसी मैंने लिया है, हम्म, तो इसके बारे में भी बता दीजिए, हाँ। और कितना आप चार्ज करते हो पर पेशेंट के हिसाब से, और हाँ, ये कि करेंसी का एक्सप्लेनेशंस भी दे दीजिए okay. हमारा पॉडकास्ट के थ्रू। This is 100 रुपीज, नेपाली 100 रुपीज। सो ये जो इंडिया का 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज यहाँ पे ये 160 रुपीज होता है, मतलब इंटू 1.6। जो भी करेंसी आप इंडिया से यहाँ लाते हो उसका हम यहाँ पर नेपाल पे 1.6 करते करके होता है। और यहाँ का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो हम मंथली 15,000 चार्ज करते हैं, और हमारा मिनिमम ट्रीटमेंट भी 4 मंथ का रहता है। वो 15,000 में जो फैसिलिटीज हम देते हैं वो
खाना, बैठना और यहाँ पर जो ब्रश, कोलगेट, सोडा, साबुन जो भी होता है और बेसिक मेडिकेशन और वो सिटामोल हो गया और फ्लेक्सोन हो गया, कुछ भी होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा 3000 रुपीज हम लोग उसका होल बॉडी का चार्ज करते हैं। जो यहाँ पर नर्स आती है उनका ब्लड और यूरिन लेकर जाता है, उसके बाद उसका होल बॉडी चेकअप में अगर कोई इश्यू नहीं हो, उसका लीवर फंक्शन ठीक है, उसका यूरिन फंक्शन ठीक है और उसका जो सेरोलॉजी होता है, जो HIV, हेपेटाइटिस, ये जब भी सही होता है उसके बाद हम इलाज कर पाएंगे। सो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। और ये हो गया नेपाल का 100 रुपीज। और ये 20 रुपीज, 10 रुपीज अगर आपका ये इंडियन करेंसी होता, सो 20 × 1.6 करके हम यहाँ पर चलाते हैं। थैंक यू। तो सर इंडियन करेंसी में आप बता रहे नेपाली 15,000 रुपीज आप बता हाँ रहे हैं, हाँ सॉरी। तो इंडियन करेंसी में कितना हो सकता है सर ट्रीटमेंट? इंडियन करेंसी में, जी। इंडियन करेंसी में इंडियन करेंसी में 9,000 अराउंड, अप्रोक्सीमेटली 9,000 में आपका 1 मंथ का ट्रीटमेंट हो पाएगा। ओके। और और सर आपका एड्रेस और लैंडमार्क भी शेयर कर दीजिए हमारे व्यूवर्स ओके, को। हम ये हमारा जो सुधार केंद्र रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ये धनगढ़ी हसनपुर ओडा नंबर 5 करके जगह है, वहाँ पर हमने ये रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर्म किया है। और अगर आपको हमारे यहाँ का नंबर चाहिए, मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ, 9812634040 एंड 9767424197 यहाँ का नंबर है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको डिटेल बताएंगे। और सर ये भी बता दीजिए कंट्री कोड, जैसे कि इंडिया का 91 है, ओह सॉरी, तो आपका नेपाल का कंट्री नेपाल कोड का आप बता कंट्री कोड दीजिए में सर। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं आपको देखकर बता देता हूँ। ओके, नेपाल, मैं बता देता हूँ अपने व्यूअर्स को, नेपाल का कंट्री कोड है 977। ओके थैंक यू। तो कोई भी व्यूअर्स यदि ये पॉडकास्ट देख के नेपाल में इलाज लेना चाहता है तो यहाँ पे भी आके आप इलाज ले सकते हैं। हाँ अब अभी, और भाई ने करेंसी डिफरेंस भी बता दिया। और मजा आ रहा है नेपाल में, ये मेरा पहला दिन है। और भाई ने आपका समय दिया, थैंक यू, वैल्यूबल टाइम दिया। थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू, थैंक 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 यू।